ये मैडम लिखी है। ये मैडम लिखी है। ठीक है। सबको ऑल द बेस्ट। चलो ध्यान देना सर, कुछ बातें करते हैं अपन। ठीक है, पहले मैं आपको थोड़ा सा क्रिस्टल क्लैरिटी प्रोवाइड करता हूँ सीए और सीएमए वालों को, क्योंकि दोनों का थोड़ी सी चीजें अलग है। ठीक है, पहले मैं एक बार ओवरव्यू बताता हूँ, उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ाना नहीं स्टार्ट करूंगा, नहीं तो हवा हवाई हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से सुनना, क्योंकि जनवरी वालों को बहुत सारी चीजें हवा में पता है, अभी पूरी नहीं पता है। पता तो है बट हवा में पता है। ठीक है, सितंबर वालों को मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, तो बहुत सारी चीजें पता है। ठीक, तो ध्यान से सुनना काम की चीजें, एक एक करके मैं बताता हूँ। ठीक है, ये इंटर वालों की बात करूं मैं, चाहे आप जनवरी में दो, चाहे सितंबर हो, चाहे जनवरी हो, ठीक है, कोई भी अटेम्प्ट हो। ये इंटर वालों का, जब मैं टैक्सेशन की बात कर रहा हूं, मैं अभी सिर्फ अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। अगर टैक्सेशन की बात करूं तो इसके दो पार्ट्स, एक है इनकम टैक्स, एक है जीएसटी। सर दोनों ही 50 मार्क्स के। ठीक है, ये दोनों ही 50 मार्क्स के। और सीएमए वालों के लिए भी यहां तक तो सब चीज सेम ही चलती है, बट सीएमए वालों में जीएसटी प्लस कस्टम भी जाता है। तो मैं अभी सीएमए वालों को बताऊंगा, उनका भी बताऊंगा, बट ये सीए वालों का पहले बता रहा था। ठीक, जब बात इनकम टैक्स की हो, 50 मार्क्स की हो, तो सर बात ये है कि ये 50 मार्क्स के भी दो हिस्से हैं सर। सर 15 मार्क्स का आपका आता है एमसीक्यू प्लस केस सिनेरियो, और 35 मार्क्स का जो होता है वो होता है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव मतलब प्रॉपर आंसर लिखना है, प्रॉपर आंसर लिखना है। और 15 मार्क्स का जो होता है वो एमसीक्यू और केस सिनेरियो होता है। केस सिनेरियो क्या होता है वो मैं आपको सिखाऊंगा। अभी मैं आपको एक ये बता देता हूं कि एक सिचुएशन बेस्ड होता है। आपको एक सिचुएशन दे दी जाती है, उसके बेसिस में 2 से 3 क्वेश्चंस होते हैं, आपको उनके आंसर्स करना होता है। ठीक है, वो होता है केस सिनेरियो। एमसीक्यू तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, आपको ये पता है, एक क्वेश्चन होता है, उसके 4 ऑप्शन होते हैं, वो एमसीक्यू होता है। ठीक, सबसे बढ़िया बात, और कुछ लोगों को इस चीज से रिलेटेड डाउट्स होते हैं, तो मैं आपको पहले ये क्लियर कर देता हूं कि सर एमसीक्यू और केस सिनेरियो में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप जय माता दी भी करके आओ तो कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हैं। ठीक, 35 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव, वहां पर भी कोई नेगेटिव नहीं है, बट वहां लिखना पड़ता है, हमें पूरा प्रॉपर प्रेजेंटेशन और लिखना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से जो मेहनत जाती है वो स्टूडेंट की यहाँ पर जाती है, क्योंकि यहाँ लिखना होता है, प्रेजेंट करना होता है। ठीक है, जैसी बात इनकम टैक्स की, वैसे ही कुछ बात जीएसटी की भी। जीएसटी में भी 15 मार्क्स का है प्लस 35 मार्क्स का है। 15 मार्क्स का एमसीक्यू प्लस केस सिनेरियो, और 35 मार्क्स का सर डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव मतलब लिखना। इसीलिए जब मैं आपको रेगुलर क्लासेस पढ़ाऊंगा तो आपको एक चीज बड़ी अच्छी समझ आएगी कि रेगुलर क्लासेस में हम बैठ के प्रॉपर लिखना सीखते हैं, क्योंकि जब तक आप लिखना नहीं सीखोगे, एवरीथिंग इज बुलशिट, सब बकवास। एक बार बता रहा हूँ, टैक्स जो आप मुझसे पढ़ रहे हो, पूरे इंडिया पैन इंडिया लेवल पे टैक्स यही पढ़ रहे बच्चे। टैक्स अलग थोड़ी के सर, ऐसा थोड़ी कि छत्तीसगढ़ वाले अलग इनकम टैक्स पढ़ते हैं, बाहर वाले अलग पढ़ रहे हैं ना, ऐसा नहीं है, सभी सेम पढ़ते हैं। स्टिल लोगों के टैक्स में मार्क्स बहुत वेरी कर जाते हैं, क्योंकि देर इज अ लैक ऑफ प्रैक्टिस। मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू आर। जितना प्रैक्टिस करोगे उतने बेटर होगे। मैं आपको वादा करता हूं, सिर्फ इनकम टैक्स में, सिर्फ इनकम टैक्स में मैं आपको वादा करता हूं, हम 300 प्लस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे सिर्फ इनकम टैक्स में। जैसे आईएचपी चैप्टर करेंगे तो उसमें 40 क्वेश्चन, पीजीईपी में 45 है, कैपिटल गेन में अप्रोक्स 52 है, और पूरे क्वेश्चंस हम यही करेंगे। मैं आपको एक भी घर में नहीं करने दूंगा, आप पहले मेरे साथ बैठ के सीखो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मैं होमवर्क दे सकता हूँ, होमवर्क देना तो मेरे लिए और आसान वाली चीज हो जाती है, अच्छा है बच्चा कंप्लीट करेगा, मैं अपने साइड से फ्री होता हूँ, बट नहीं, पहली बार आप मेरे साथ चीजें सीखो, कंसेप्ट बैठाओ, थॉट प्रोसेस सही लो। एक बार चीजें मेरे हिसाब से बैठ गई, आपकी चीजें सीख गए आप, उसके बाद जब आप खुद सेल्फ स्टडी करोगे तो आपका थॉट प्रोसेस गलत नहीं जाएगा। दिक्कत कब आती है मैं आपको बता रहा हूँ, जब ज्यादा होमवर्क दे दो ना, तो बच्चे के साथ दिक्कत ये होती है कि उस होमवर्क में बच्चा अपना दिमाग अप्लाई करता है। अब वो सही भी कर सकता है और गलत भी कर सकता है।
सही कर लिया तो गुड, वेरी गुड, वो सही जा रहा है, थॉट प्रोसेस सही है। बट अगर गलत हो गया तो होता ये कि वो जो जितना बाजू में बाकी क्वेश्चंस करके आया ना, उसका पूरा मोराल डाउन हो जाता है। यार मैं तो बाकी क्वेश्चन किया था, ये बन ही नहीं रहा है, कैसे करेंगे। और एक बार आप मेरे साथ पूरा बना लोगे ना, तो आपको कॉन्फिडेंस अलग ही रहेगा कि हाँ सर, हमने ये क्लासेस में सीखा था, इसको ऐसे करना है। फिर जब आप टेस्ट दोगे उसके, तो और अच्छी प्रिपरेशन। टेस्ट कंफर्म्ड है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, एकदम स्टैम्प पेपर में मुझसे लिख के ले लो, क्रिस्टल क्लियर है कि हर ट्यूसडे और सैटरडे टेस्ट है। ट्यूसडे मेरा टेस्ट रहेगा, सैटरडे बाकी फैकल्टीज के टेस्ट रहते हैं। हर ट्यूसडे मेरा टेस्ट रहता है सर, ठीक है। अभी एकदम ये अपकमिंग ट्यूसडे तो नहीं बोल सकता, क्योंकि आज सैटरडे हो गया, तो अभी तो मैं पढ़ाना ही चालू नहीं किया हूँ, तो टेस्ट कैसे ले लूंगा। बट नेक्स्ट ट्यूसडे से कंफर्म टेस्ट है, कंफर्म्ड है, टेस्ट होना ही है। क्योंकि जब तक हम टेस्ट नहीं देंगे, लिखेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं। और जितना भी आप लिखोगे, आपकी कॉपीज मैं ही चेक करता हूँ, मैं ही करूंगा, मैं ही आपको बताऊंगा कि कहाँ मिस्टेक्स हो रही है, कैसे इंप्रूव करना है, क्या चीजें लिखना है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, टैक्स के पेपर में सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइटिंग, प्रेजेंटेशन, पेपर प्रेजेंटेशन, और किस तरीके की स्किल्स है आपके लिखने के, उसमें बहुत कुछ मैटर करता है। टेक्स्ट के पेपर में कम आना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत सारे सर 29 चैप्टर्स है। एक ह्यूमन टेंडेंसी कि इतने चैप्टर्स में कहीं ना कहीं स्टूडेंट कुछ ना कुछ भूल जाएगा। सबके साथ होता है ऐसा, मेरे साथ भी हुआ था, सभी के साथ होता है। बट इंपॉर्टेंट क्या होता है कि बच्चा कितना प्रैक्टिस करता है अच्छा लिखने की। अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम में 80% भी पेपर अटेंड करके आता है, उसका 80% भी अगर वो सही करता है, तो भी उसका टैक्स में 64 बनता है। इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट कि आप 100% के पीछे घुस जाओ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 100% पढ़ना नहीं है, पढ़ेंगे 100%, प्रिपेयर 100% करेंगे। बट मेरे को लगता है क्वालिटी मैटर्स अ लॉट, मैटर्स अ लॉट। लॉन्ग टर्म में तो आपको क्वालिटी ही बचाएगी, शॉर्ट टर्म में हो सकता है सर कि प्रिपरेशन से आप बच के निकल जाओ, बट एग्जाम्स में तो क्वालिटी ही बचाएगी। जिस टाइप से इंस्टीट्यूट कोई भी छोटे से पॉइंट को लेकर क्वेश्चन बना देती है ना, तो वो क्वालिटी से बचता है इंसान, क्वांटिटी से नहीं बचता, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत मैटर करेगी, जितने क्वेश्चन से आपको प्रैक्टिस करना है। और ऐसा नहीं थ्योरेटिकल प्रैक्टिस करना है, लिख के करना है, लिख के करो। जितना लिखोगे आदत डलेगी, नहीं लिखोगे आदत ही नहीं डलेगी सर आपकी। फिर वही हो जाएगा सर, चमत्कार हो जाएगा। एग्जाम में पेपर देख के लगेगा सब कुछ आता है, बट जब लिखने बैठोगे तो ये समझ नहीं आएगा कि लिखना क्या है। ये मैं आपको अपना पास्ट एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इतने स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया है। मैं मतलब विश्वास करो कि जिस दिन रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद कम से कम 3 दिन तक मैं 400 से 500 कॉल अटेंड करता हूँ। 3 दिन तक इतनी बुरी हालत होती है मेरी कि मैं क्लासेस भी नहीं ले पाता हूँ, क्योंकि मेरे चेस्ट पे पेन आ जाता है। 3-4 दिन तक 400-500 कॉल अटेंड करता हूँ, और मैं जितने भी स्टूडेंट से बात करता हूँ, हर स्टूडेंट एक जगह जाके अटकता है, सर टैक्स आता सब है, प्रोविजन सब याद है, सर लिख नहीं पा रहे थे वहां एग्जाम में, याद नहीं आ रहा था लिखते टाइम क्या करना है करके। ये इश्यूज आते हैं। मैं आपको दिक्कतें पहले इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि हमें वो दिक्कतें तो बीच में नहीं लाना है अपने लिए, वो दिक्कतें तो बीच में लाना ही नहीं है हमको, कि जो दिक्कतें बाकी दुनिया फेस कर रही है वो इश्यूज नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो हमारा प्राइम फोकस दो चीजों पे रहेगा। एक, मैं आपको प्रोविजंस करवाऊंगा, क्वेश्चंस यही कराऊंगा, उसके बाद टेस्ट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, सब स्टूडेंट टेस्ट दो, मार्क्स कम आए। अरे जीरो आएगा, नेगेटिव थोड़ी का सकता है, ये इकोनॉमिक्स थोड़ी के माइनस में भी जाएगा सर, माइनस तो जा ही नहीं सकता। दो ना, 1 मार्क्स आए, 2 मार्क्स आए, दो, टेस्ट दो। टेस्ट दोगे तो समझ आएगा कि हमने क्या लिखा। फिर मैं आपको आंसर्स प्रोवाइड करूंगा, आप मैच करो कि मेरी सोच और आंसर की सोच मैच क्यों नहीं कर रही है, मैं कहां पर लैग कर रहा हूं। नहीं समझ आ रहा है, मेरे साथ बैठो, पूछो मेरे को कि सर ये क्यों नहीं हो रहा है, बताओ मुझे, मैं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा सर, क्यों नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा, हेल्प करूंगा। बट मेरे तरफ से अकेले एफर्ट से कुछ नहीं होगा, आपको भी साथ मिलके एफर्ट देना होगा। मैं अकेले अगर मेहनत करते रहूंगा तो कुछ नहीं होगा सर, मैं पास हो गया सीए, आप लोगों को भी साथ में मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सीए वालों का पेपर पैटर्न है, ठीक है। रही बात इनकम टैक्स में, तो इनकम टैक्स में अप्रोक्सीमेटली एक चैप्टर को वो 2-3 में बाइफरकेट कर वर के तब करेंगे, तो हमारा इनकम टैक्स में 14 चैप्टर्स है, ठीक है। इनकम टैक्स में 14 चैप्टर एंड जीएसटी में हमारे पास 15 चैप्टर्स है सर, ठीक है। 14 एंड 15 चैप्टर्स है। एक आध चैप्टर इधर उधर होते हैं, क्योंकि कई लोग कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम वाले जो चैप्टर है उसको काउंट नहीं करते, कई लोग काउंट करते हैं, वो डिपेंड करता है। तो टोटल मिला के हमारे पास 29 चैप्टर्स हो जाते हैं, और ये 29 चैप्टर्स हमें पढ़ना है, ठीक है। प्रैक्टिस करना है, यही मेहनत करना है, यही सब कुछ करना है। रिविजन भी होगा, मैराथन भी होगा, वो मेरी गारंटी है, बट पढ़ना साथ में आपको पड़ेगा सर, ठीक है। ये बात समझ आई?
क्लियर सबके दिमाग में? पेपर पैटर्न क्लियर है? 15 मार्क्स का एमसीक्यू प्लस केस सिनेरियो और 35 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। जीएसटी में भी वही है, इनकम टैक्स में भी वही है, हमें दोनों में वही करना रहेगा, ठीक। ये कहानी थी सीए वाले लोगों के पेपर पैटर्न की। सीएमए वालों में थोड़ी सी चीजें बदल जाती है, थिंग्स हैव चेंज्ड। जब मैं सीएमए का टैक्सेशन बोलता हूँ तो उन लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, ठीक है। वो टैक्सेशन नहीं बोलते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, नाम अलग यूज करते हैं। इनमें भी दो हिस्से सर, एक है इनकम टैक्स जो कि 50 मार्क्स का है सर, एक है जीएसटी प्लस कस्टम 50 मार्क्स। आप बोलोगे सर एक बात बताओ, सीएमए वालों का क्या डीटीआईडीटी का सिलेबस थोड़ा ज्यादा होता है? यस, ज्यादा होता है एज कंपेयर्ड सीए वालों से। सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा है, कुछ चीजें ज्यादा होती है, कुछ चीजें एक्स्ट्रा होती है। तो जो सीएमए वालों का अलग से टॉपिक रहता है वो मैं अलग से बैठा के कवर करता हूँ, क्योंकि कुछ टॉपिक है एक्स्ट्रा। मैं बता रहा हूँ कुछ टॉपिक है एक्स्ट्रा जो अलग से रहते हैं, वो मैं अलग से बैठा के कवर करूंगा आपको। बट जो सीएमए वालों में क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, जो मेरी क्वेश्चन बैंक है जिससे मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको सिर्फ उतना करना है। आप उसको कर लो, आपसे सब बन जाएगा, एग्जाम का हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। अभी सीएमए वालों को एग्जाम्स हुआ था तो मैंने सीएमए वालों को एग्जाम्स का पेपर सामने रख के प्रूव करवाया था कि जो मेरी क्वेश्चन बैंक है उससे पेपर है, उसी से पेपर है और उससे वो बन रहा था, तो बन जाए। बट आपको मेरी क्वेश्चन बैंक फॉलो करना पड़ेगा, अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि वर्धमान सर की भी क्वेश्चन बैंक को आराम से करें, ऐसा नहीं कर सकते। सीएमए वालों का जब पेपर पैटर्न है तो थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर इनका पेपर पैटर्न चेंज है। यहाँ पर सर 25 मार्क्स का एमसीक्यू और 75 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है। एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव सर, इनका केस सिनेरियो होता है? नो नो, इनका केस सिनेरियो नहीं होता, इनका एमसीक्यू होता है और डिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है। इनका एमसीक्यू होता है और डिस्क्रिप्टिव होता है। बाकी कितने क्वेश्चंस होते हैं, कैसे ऑप्शंस मिलते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा, जैसे जैसे हम पढ़ते रहेंगे मैं आपको बताते जाऊंगा डिटेल में। बट आप ये समझ लो 25 मार्क्स का एमसीक्यू है, 75 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है। 25 मार्क्स का जो एमसीक्यू है वो इनकम टैक्स और जीएसटी और कस्टम तीनों को मिला के रहेगा एमसीक्यू, स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यूज रहते हैं। और 75 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव जिसको आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसमें हमें कुछ क्वेश्चन में ऑप्शंस भी मिलते हैं कि हम ये क्वेश्चन के बदले ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ऑप्शन होता है। ये आया सबको बेसिक पेपर पैटर्न समझ? बेसिक चीजें बताया मैंने आपको आपके सिलेबस और सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। इसके आगे कहानी अब अपन बढ़ाते हैं, ये बेसिक बातें थी। अब चालू करते हैं टैक्स से रिलेटेड बातें। बताओ टैक्स क्या होता है सर? सबसे हॉट टॉपिक है ये। अभी सुने थे एक रील बहुत वायरल हुई थी, बहुत वायरल हुई है एक रील, जहां पर किसी एक एजेड पर्सन का इंटरव्यू लिया गया था और उससे पूछा गया था कि बीजेपी की पिछली बार 303 सीट थी, इस बार 240 हो गई, इस पे आपका क्या कहना है? तो उसने बोला सर हमने भी तो वही किया जो मोदी जी ने हमारे साथ किया। बोले मोदी जी ने हमारे पर जीएसटी लगाया, हमने भी क्या किया, सीट उसमें जीएसटी माइनस किया, जीएसटी माइनस करके 240 हो गया। आप कर लो कैलकुलेशन। क्या प्यारा आंसर दिया था, मतलब इतना वायरल हुआ है ना उसका आंसर, गजब आंसर दिया था वो बोला आप कर लो 303 है उसमें जीएसटी माइनस कर लो 240 ही आता है। बोले वो जीएसटी लगाए, हम भी जीएसटी लगाए। बड़ा गजब वायरल हुआ था वो, बहुत वायरल हुआ था, मतलब जबरदस्त था वो रील। अगर मुझे मिली तो मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, बड़ी जबरदस्त थी। मैं 2 बार उसको देखा, मैं बोला क्या दिमाग लगाया है अंकल ने, किस एज में जाके ये दिमाग लगाया है, और कैलकुलेशन भी परफेक्ट बैठा। मैं बोला इतना कैसे दिमाग लगाया, बट ठीक है। तो टैक्स होता क्या है, चलो बताओ। तो भाई टैक्स क्या होता है? कंपलसरी ये देना पड़ेगा, नहीं दिया तो? चलो आप बोले कंपलसरी पेमेंट नहीं दिया तो? क्योंकि इंडिया में तो नहीं देते सर, इंडिया में सिर्फ 21% लोग टैक्स पे कर रहे हैं, 79% अपने आप को भूखा नंगा डिक्लेयर करके बैठे हैं। मैं नहीं, ऐसा सरकार बोलती है, मैं कहाँ बोला भाई, मैं तो बोल रहा हूँ इंडिया में पैसा ही पैसा। बट ऐसा सरकार बता रही है कि इंडिया में लोग 21% की टैक्स, मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ, अभी जीएसटी पे तो पहुंचा ही नहीं हुआ है, जीएसटी तो एक बार साइड रखते हैं। मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ, इनकम टैक्स इंडिया में 21% लोग दे रहे हैं, 79% लोग तो टैक्स ही नहीं दे रहे। तो मेरा क्वेश्चन है सर, ये 79% नहीं दे रहे, अब ये 79% पूरे तो गरीब नहीं है, चैलेंज है, पूरे तो गरीब नहीं है, तो इनकम छुपा रहे। तो मेरा क्वेश्चन है, अभी तो आपने बोला टैक्स कंपलसरी पेमेंट है, नहीं दिए तो?
कोई चीज अगर जबरदस्ती कंपलसरी और नहीं दिया तो क्या कर लोगे? कुछ तो करोगे, बताओ क्या करोगे? एग्जैक्टली गवर्नमेंट आपके खिलाफ पेनल्टी लेगी, पनिशमेंट्स होगी, जेल जा सकते हो आप, बहुत सारी चीजें होती है। सारी बात समझ। तो आप बोलोगे सर ये लोगों के खिलाफ होता क्यों नहीं है कुछ? सर देखो, जब तक कोई ना पकड़ा है तब तक वो चोर नहीं है। जिस दिन कोई पकड़ा जाए ना, तभी वो चोर कहलाता है। सारी बात समझ। तो ये जो लोग टैक्स की चोरी कर रहे हैं, ये नहीं पकड़ाए हैं। अब जिस दिन पकड़ा जाएंगे ना, उस दिन सरकार इनको खाने भर कर दे देगी। फिर पेनल्टी लेगी, इनसे इंटरेस्ट लेगी, जेल डालेगी, सब होगा, पर अभी नहीं है। अभी नहीं है। समझ आया? तो कभी कोई पूछे टैक्स क्या है, तो बोलना सर टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है सर, करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है सर, करना पड़ेगा, जबरदस्ती है, करना पड़ेगा सर। नहीं करते हो तो आप चोर, नहीं करते हो आप चोर हो, करते हो तो आप अच्छे इंसान। सारी बात समझ। फिर इन्होंने बोला सर टैक्स लेने का अधिकार किसके पास है? अच्छा एक बात बताओ, ये तो पता है ना सबको, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये सब जानते हैं ना। आज ही तो चुनाव का, इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है सर, दिल्ली में बीजेपी आ गई, सुने होगे? नहीं भी सुने हो तो अभी घर जाओगे तो सुन लोगे। उड़ती उड़ती हवा है कि दिल्ली में बीजेपी आ गई। अभी मैंने भी पूरा नहीं देखा, मेरे पास भी न्यूज आई थी कि दिल्ली में बीजेपी की सीट 40 आ गई। ठीक है, 36 चाहिए था उनको, 40 आ गई। तो सर टैक्स लेगा कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट? कोई तो लेगा ना, ये दोनों मिलके लेंगे? सर डिपेंड करता है कौन सा वाला टैक्स है, क्योंकि इंडिया में ना कॉन्स्टिट्यूशन चलता है सर, और कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, और संविधान से ताकत मिलती है सर कि कौन टैक्स ले पाएगा, कौन नहीं ले पाएगा। जैसे इनकम टैक्स की बात करते हैं, क्योंकि हम इनकम टैक्स पढ़ने वाले हैं, तो इनकम टैक्स लेने का पूर्ण अधिकार सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। क्यों? क्योंकि सर ये कॉन्स्टिट्यूशन की यूनियन लिस्ट में दिया हुआ है। 3 टाइप की लिस्ट होती है, ये जनरली आप लॉ में सीखते हो। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, सुने हो कभी? यूनियन लिस्ट जिसमें पावर सिर्फ सेंट्रल के पास है, स्टेट लिस्ट जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के पास है, और सर कॉन्करेंट जहां पर दोनों के पास पावर। सुने हो कभी इसके बारे में? एग्जैक्टली तो इनकम टैक्स यूनियन लिस्ट में। तो इस ये इनकम टैक्स लेने का अधिकार किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आप जो रायपुर में बीच में देख नहीं रहे थे, ये यहाँ पर बीजेपी के आने के पहले पहले कांग्रेस थी, तो कांग्रेस के बहुत सारे मिनिस्टर्स के ऊपर ईडी वालों की रेड पड़ रही थी। सुन रहे थे ना कि इसके पास से इतना पैसा मिला, इसके पास से इतना पैसा। ये किसके कंट्रोल में था? सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी के था। अब यहाँ बीजेपी लाना था, लाने का तरीका कैसे हो सकता है? कांग्रेस को एक्सपोज कर दो। दबा के एक्सपोज किए इन्होंने कांग्रेस को। कितने घोटाले सुनने में आए। एक तो आप लोग भी सुनोगे, जो मैंने सुना है, महादेव ऐप था ना, वो महादेव बेटिंग ऐप, सॉरी, एक घोटाला तो हमने भी सुना है, बड़ा फेमस था। आ रहे ना, याद है हमारे भूपेश बघेल जी 500 करोड़, एक घोटाला तो हमने भी सुना था। ठीक है, और कितने चले ये तो वही जाने। वो गोबर बेच रहे हैं, क्या क्या नहीं बेच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बहुत घोटाले थे। एक तो हमने सुना था। ठीक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर था सर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैंड बजा दी सर, बैंड बजा दी, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल के पास पावर, और सेंट्रल किसके हाथ में सर? मोदी जी, बीजेपी। बीजेपी ने बैंड बजा दी थी कांग्रेस की, तब तो यहाँ पर वापस बीजेपी आई है सर, क्योंकि लोगों को लगा अरे बाप रे इतने घोटाले हुए। और आप समझो हम 4 साल में एक भी नहीं सुने थे। जिस साल चुनाव था उस साल इतने घोटाले सुन लिए कि हमें लग रहा था अरे बाप रे, रोज ही सवेरे उठ रहे नया एक, रोज सवेरे उठ रहे नया एक। और 4 साल में एक भी नहीं सुने थे ना हमने, 4 साल एक भी नहीं सुने थे कि कोई घोटाला है भी। जबकि ऐसा तो नहीं है घोटाला एक दिन में हुआ होगा, घोटाला होने में समय लगता है। बड़ी बड़ी चोरी करने के लिए यू नीड टाइम, समझे? छोटी मोटी चोरी तो आप ऐसे ही कर लोगे, किसी का पॉकेट मारना वो तुरंत हो जाएगा, बट 100 200 500 करोड़ की चोरी करना इट टेक्स टाइम। तो इतनी बड़ी चोरी के लिए टाइम तो लगा होगा, बट ये सब घोटाले आखिरी साल ही डिस्क्लोज हुए थे। आही बात समझ, बैठा नहीं मालूम में इनकम टैक्स क्लियर हुआ? तो कभी कोई हमसे पूछे कि इनकम टैक्स कौन लेता है, तो बोलना हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बेसिक है। अगर ये जैसे अब आप बोलोगे सर इससे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, नहीं नहीं, इससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, ये हमारे नॉलेज के लिए।
ये नॉलेज है, हर चीज एग्जाम नहीं होता, कुछ नॉलेज भी होता है। अगर नॉलेज ही नहीं है, बाहर आके कोई पूछ दिए भाई इनकम टैक्स कौन लेता है, हम दे भकाबक यहाँ के सीएम को गाली देना चालू कर, तू ही चोर है। अरे वो बोला भाई मेरे हाथ में ही नहीं है, बोले वो सब नहीं पता, अपने को नहीं पता, तू ही मेरे से टैक्स की चोरी का। वो रेड मूवी देखियो, वो अजय देवगन वाली रेड मूवी, उसमें वो क्या बोलता है कि आप सीएम हो के प्रदेश के, हम मेरे यहाँ रेड पड़ रही है, आप रुकवा नहीं सकते। बोले अरे मंत्री साहब मैं कुछ नहीं कर सकता, वो सेंट्रल से होता है। बोले क्या मतलब आपका सीएम बनने का? वो बोले यार अनपढ़ आदमी को सिखा ही नहीं सकते, रख दिया फोन। भैया इतना तो पता होना चाहिए कौन कहाँ टैक्स ले रहा है, ये तो पता होना चाहिए आपको। आ रही बात समझ? तो हमसे कोई पूछा भैया इनकम टैक्स कौन लेगा, क्रिस्टल क्लियर है, फोन साइलेंट। ठीक है, सब फोन साइलेंट नहीं होता, फेंक दो, ठीक है। चलो, तो सिंपल सी बात है, कभी कोई आपसे पूछे सर इनकम टैक्स कौन लेते हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर सेंट्रल गवर्नमेंट, एकदम क्रिस्टल क्लियर सेंट्रल गवर्नमेंट, एकदम क्लियर, पक्का बैठा दिमाग में। अब थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करते हैं, अभी मैं जीएसटी की तरफ नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ इनकम टैक्स से रिलेटेड आपसे बातें करने वाला हूँ। तो हमारे दिमाग में एक चीज क्लियर हो गई सर, एक होता है इनकम टैक्स और एक होता है हमारे लिए जीएसटी प्लस एक कस्टम भी होता है, ठीक है। अभी एक बात करते हैं इनकम टैक्स की। सर ये इनकम टैक्स हमें एक चीज समझ आ गई सर, ये यूनियन लिस्ट में और इसको लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, ये क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा वर्ड को ना तोड़ के पढ़ते हैं और समझते हैं। सर ये मेरी इनकम पे टैक्स है, तो अगर मेरी इनकम ही नहीं हुई तो टैक्स ही नहीं है। अभी आप लोग सब स्टूडेंट्स हो, तो प्रैक्टिकली अभी कोई भी स्टूडेंट की पर्सनल इनकम नहीं है। साइलेंट कर ले भाई, फेंक दे ऐसी घड़ी और फोन जो साइलेंट नहीं होते। कौन सी कंपनी ऐसी जिसमें साइलेंट नहीं हो पा रहा है भाई? मैं जितना जानता हूँ बेसिक सब में साइलेंट होता है यार, ठीक है। सर इनकम टैक्स क्या होता है, हमारी इनकम पे टैक्स होता है, सिंपल, हमारी इनकम पे टैक्स। तो अगर इनकम नहीं है तो टैक्स भी नहीं है। आप सब स्टूडेंट हो, अभी आप सब छोटे हो, प्रैक्टिकली अभी आप लोग कोई भी अर्निंग में नहीं हो, कोई भी अर्निंग पे नहीं हो। माइट बी पॉसिबल शायद आप लोग अपने पापा के साथ शाम को बिजनेस में बैठ जाते होगे या दुकान में थोड़ा ध्यान दे भी देते होगे, मैं ऐसा मना नहीं कर रहा हूँ, बट स्टिल अभी आप लोग अर्न नहीं करते हो, दुकान में बैठ के भी आप पापा को सपोर्ट करते हो। तो अभी आप लोग अर्निंग में नहीं हो, इसीलिए आप लोगों पे इनकम टैक्स की बात नहीं आती है, आती ही नहीं है, क्योंकि आप लोग इनकम ही नहीं कमाते हो। बट मैं कमाता हूँ सर, मैं इनकम कमाता हूं, तो मेरी इनकम पे इनकम टैक्स की बात आती है सर। अब दिक्कत कहां पर है, ध्यान से सुनना। इन्होंने बोला ऐसा कोई भी पर्सन इंडिया में जो पैसे कमा रहा है उस पर हम टैक्स लेंगे, कोई भी, कोई भी। तो यश बोला सर आपको पता है चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है? हाँ सुना तो था, क्रिकेट में चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है। बोले सुने हो सर, स्टेक करके एक ऐप होता है, ऐप नहीं होता सॉरी, स्टेक एक वेबसाइट है जहां से आप ऑनलाइन बेटिंग करते हो। शायद स्टूडेंट को थोड़ा बहुत पता होगा, नहीं भी पता होगा तो है, ऐसा विश्वास करो है। टेक करके है सर, वहां पर जाके मैं ना चैंपियंस ट्रॉफी के नाम पे पैसा लगाया, लगा सकते हैं वहां पर हम पैसा लगा सकते हैं, ठीक है। और पैसा लगा के सर मैं वहां से पैसे कमाया, सर क्या मुझे भी टैक्स लगेगा? हाँ, हाँ बिल्कुल लगेगा। मान लो इसने 100 रुपए लगाया और कल के दिन 200 रुपए मिला इसको, तो 100 रुपए की कमाई, 100 रुपए पे 30% टैक्स, फ्लैट 30% टैक्स, फ्लैट। मतलब 100 रुपए जो कमाया उस पर 30 रुपए गया, इसको कट पिट के 70 रुपए मिलेगा, 70 रुपीज मिलेंगे सर। समझ आया? तो आप कहीं से भी पैसे कमाओ, कहीं से भी पैसे कमाओ, टैक्स तो है। अगर इनकम है तो टैक्स है, अगर इनकम है तो टैक्स है। तो सर यश ने पूछा सर आपको पता है मैं तो आपके फाउंडेशन के नोट्स भी भेज दिया। मैं बोला रिजल्ट तक तो रुक जाता। बोले नहीं नहीं सर पेशेंस ही नहीं हो रहा था, आपके नोट्स एक जन ने 1000 रुपए में मांगा, मैं तो चिपका दिया। बोले मौका मिला है निपटाओ भाई, अपने को तो फ्री में मिली थी। तो बोला चिपका दिया 1000 रुपए में। अब 1000 रुपए में चिपका दिया, इसको फ्री में मिली थी, इसके लिए फ्री थी, बट जिसको बेचा 1000 रुपए में बेच दी। तो प्रैक्टिकली इसकी इनकम हुई कि नहीं, हुई कि नहीं?
हुई ना? तो टैक्स है ना सर 30%, बिल्कुल टैक्स है। क्या लगता है यश दिया होगा 30% मतलब 300 रुपए गवर्नमेंट को टैक्स दिया होगा? नहीं, सो रही है, सो रही है, नहीं दिया है टैक्स गवर्नमेंट को, देना चाहिए था। आ रही बात समझ? बट गवर्नमेंट ने बोला ऐसे हम एक एक छोटे छोटे लोगों को पकड़ने जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सरकार ने बोला ऐसा कोई भी पर्सन जो 2,50,000 से कम कमा रहा है तो छोड़ दिए। फिर मेरे मन में क्वेश्चन आया, मैंने वो केबीसी का एपिसोड देखा था जिसमें समय रैना गया था। सभी ने देखा है, सभी ने देखा है, बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड था, सबने देखा है, देखे हो ना? बहुत फेमस हुआ है ना वो रेखा वाला, जो सर्कल में भी रेखा नहीं होती और आपके पास भी रेखा नहीं है, बहुत वायरल हुआ था ये, मैंने भी देखा है सर, मैं भी थोड़ा बहुत रील्स देखता हूँ। ठीक है, तो उसमें समय रैना ने 12.5 लाख रुपए जीता था, 12,50,000। तो ये तो 2,50,000 से कहीं ज्यादा है सर। बात ये है सर, क्या इसको भी टैक्स देना पड़ा होगा? क्या लगता है टैक्स देना पड़ा होगा कि नहीं? हाँ, ऑब्वियसली सर, 30% इसका टैक्स डिडक्ट हुआ है और उसके बाद उसको पैसा मिलेगा सर। आ रही है बात समझ? मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं, आप अपने दिमाग में एक चीज क्रिस्टल क्लैरिटी रखो, जहां इनकम दिखी वहां टैक्स है। आप इनकम जहां दिखाओगे वहां टैक्स है, जहां इनकम। ऑनलाइन गेमिंग, ड्रीम 11 वगैरह सुने होंगे, ड्रीम 11 फैंटेसी, जो भी है, ये सब जो भी है, जहां पैसा बना वहां टैक्स। इन लोग नहीं छोड़ेंगे सर, ये बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हाँ, प्रोवाइडेड अगर छोटी मोटी इनकम है तो आप थोड़ा बहुत बच भी जाते, नहीं तो टैक्स तो है सर, हर जगह टैक्स है, छोड़ते ही नहीं है। तो अब दिक्कत कहां पर आई पता है? सबसे बड़ी दिक्कत तब आई जब देश का किसान बोला मैं भी तो इनकम कमा रहा हूं, मैं भी तो एग्रीकल्चर कर रहा हूं, मैं भी इनकम कमा रहा हूं, ले लो मुझसे टैक्स। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन, क्या लगता है सर सेंट्रल गवर्नमेंट किसानों से टैक्स लेगी? सोच लो, आराम से सोच लो, क्या लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट किसानों से? देखो किसान भी कमा रहे सर, धान मंडी में आते हैं, धान बेचते हैं, अपना जो भी पैसा उनका जितना भी बनता होगा पैसे तो कमा रहे सर। अगर कोई बड़ा किसान है, एकड़ों में उसके पास जगह है, तो बहुत अच्छे पैसे बनते हैं, जैसे पंजाब के किसान बहुत पैसे वाले होते हैं। ठीक है, तो पंजाब के किसानों के पास बहुत पैसा आता है, तो अच्छे पैसे आ रहे हैं सर, एकड़ों में 1-1 लाख 1-1 करोड़ रुपए ऐसे बहुत आते हैं। तो क्या लगता है इनसे टैक्स ले रही कि नहीं गवर्नमेंट? क्या लगता है सोचो, किसान भी पैसा कमा रहे हैं सर, छत्तीसगढ़ के भी किसान कमा रहे हैं, बाहर के भी किसान कमा रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन, मान लो चलो एक किसान है जिसकी इनकम है 50 लाख रुपए, खेती किया, उसके पास 5 से 10 एकड़ जगह है सर, 50 लाख रुपए। मेरा क्वेश्चन, टैक्स पे करेगा कि नहीं? क्या लगता है सर? मोदी जी ने बोला मैं तो हाथ खड़ा करता हूं, मैं साइड हूं भाई, मैं किसानों से टैक्स नहीं लूंगा। क्योंकि आप एक बात समझो, अगर आप किसानों से टैक्स लेने चले गए तो होगा ये कि ये लोग धरने में बैठ जाएंगे, ये धरने में बैठ गए तो आप खाओगे पियोगे क्या, मेरे को ये बताओ भाई। सरकार बोली इनसे पंगा नहीं ले सकते। दुनिया में 2-3 लोग हैं जिनसे सरकार कभी नहीं लगती, एक एग्रीकल्चर, एक ट्रांसपोर्टर, इनसे जिंदगी में नहीं लगती ट्रांसपोर्टर से। अबे ये धरने में बैठ के तो एग्रीकल्चर वाला उगा के भी क्या कर लेगा, शहर तक कैसे आएगा? इनसे नहीं लगते। सरकार इनको बोलती है नहीं, आपको जैसा जमता है आप बताइए, अपन वैसा चल लेंगे, इनसे नहीं लग सकते। एक बार मैगी बंद हो जाए चलेगा, आईटीसी कंपनी बंद हो जाए चल जाएगा, पर किसान काम बंद कर दिया या ट्रांसपोर्टिंग रुक गया है, एक दिन भी ट्रांसपोर्टिंग धरने में बैठ गई, गया, पेट्रोल ही नहीं आएगा, काम कैसे करोगे आप, बिजनेस कैसे करोगे सर, गाड़ी नहीं चलेगी। अब ये मत बोलना सर इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलती है, अब सबके पास इलेक्ट्रिक नहीं है सर, ठीक है, सबके पास नहीं है सर। आ रहा है समझ? बैठा दिमाग में? तो मोदी जी तो हाथ खड़ा कर दिए, मोदी जी बोले मैं नहीं ले रहा भैया, एग्रीकल्चर इनकम पे मैं टैक्स नहीं लूंगा। मोदी जी ने बोला स्टेट गवर्नमेंट को तुम ले लो, मोदी जी ने बोला स्टेट गवर्नमेंट को तुम ले लो। तो स्टेट गवर्नमेंट ने बोला भैया सुनो, इनकम टैक्स में जो यूनियन लिस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन की, यूनियन लिस्ट में इनकम टैक्स लिखा है, आपके पास अधिकार है, हमारे पास तो है ही नहीं। बोले कोई बात नहीं, हम संविधान में लिख देते कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट के थ्रू एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स ले सकती है। क्या लगता है लेते हैं टैक्स? स्टेट गवर्नमेंट टैक्स ले रही है?
क्या लगता है टैक्स लेती होगी? नहीं लेती सर। कुछ चीजें छोड़ दो, कुछ चीजों पे टैक्स लगता है, बाकी चीजों पे वो टैक्स ले ही नहीं रहे सर, ले भी नहीं सकते। आप नहीं ले पाओगे किसानों से टैक्स, टिपिकली सोचो किसानों से टैक्स नहीं ले पाओगे। आ रही बात समझ? बैठा दिमाग में? एक मस्त वाली बात बताता हूं, भले जनवरी 26 तक के स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्रिस्टल क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। जनवरी 20 या सीएमए के दिसंबर वाले स्टूडेंट्स तक एप्लीकेबल नहीं है सर। आप लोग पढ़ रहे हो इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये आप लोग पढ़ रहे हो, जो अभी चल रहा है। चाहे कोई स्टूडेंट मई में दे, सितंबर में दे, दिसंबर में दे, जनवरी में दे, यही चल रहा है इनकम टैक्स एक्ट 1961। पर आप लोगों ने उड़ती उड़ती खबर सुनी होगी, उड़ती उड़ती, कि सर डायरेक्ट टैक्स कोड आ रहा है सर, डायरेक्ट टैक्स कोड आ रहा है सर। ये नया आ रहा है, ये नया आ रहा है सर। क्या ये अभी आप लोगों के लिए एप्लीकेबल है? नो, ये एप्लीकेबल होगा सर मई 26 से सर, ये मई 26 से एप्लीकेबल होगा। तो मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूं, इसके पीछे रीजन है। जो स्टूडेंट जनवरी दे रहा है, जो स्टूडेंट जनवरी और दिसंबर में दे रहा है, एमए वाले दिसंबर में, सीए वाले जनवरी में, अच्छे से पढ़ के निकालना टैक्स। रीजन ये है, फिर बाद में डायरेक्ट टैक्स कोड आएगा तो बहुत नया पढ़ना पड़ जाएगा आपको इनकम टैक्स। आप बोलोगे सर दिक्कत क्या है, पढ़ लेंगे नया? नहीं सर, कोई चीज पुरानी मैं आपको सिखाऊं, दिमाग में बैठाऊं, फिर आप अगर एकदम से नया अमेंडमेंट या चेंजेस पढ़ोगे तो होगा ये कि वापस पहले पुराना दिमाग से हटाना होगा, फिर नया डालना होगा दिमाग में। मेहनत बढ़ जाएगी, मेहनत बढ़ जाएगी। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं जनवरी और दिसंबर के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि ये मेरे को नहीं, इंस्टीट्यूट को भी पता है। जो बच्चा लटका, वो बच्चा पूरा डायरेक्ट टैक्स कोड नया पढ़ेगा, मतलब वो स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकम टैक्स की क्लास लेगा वापस। तो वो बच्चे को तो फिर ऐसा कि मेहनत डबल हो जाएगी ना। आप समझो कोई सब्जेक्ट एक बार पढ़ चुके हो, फिर उसी सब्जेक्ट को दोबारा पढ़ना, मतलब मेहनत डबल है। तो जनवरी और दिसंबर के रिजल्ट्स गारंटीड अच्छे आने के चांसेस है, क्योंकि इंस्टीट्यूट चाहेगी ये बच्चे निकले, क्योंकि ये बच्चे दोबारा पढ़ने में फ्रस्ट्रेट, कोई भी होगा सर, कोई भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा दोबारा पढ़ने में। और डायरेक्ट टैक्स कोड मैं नहीं, निर्मला सीतारमन जी ने बोला कि हमने बहुत सारी चीजें सिंप्लीफाइड की है, प्रोसीजर इजी किए, कई चीजें चेंजेस किए। तो चेंजेस किए मतलब ऑब्वियस सी बात है हमें बहुत कुछ नया पढ़ना पड़ेगा सर। आज तक होता ये था कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 था और उसमें अमेंडमेंट आते थे। अमेंडमेंट मतलब कई नई सारी चीजें आती थी, छोटी मोटे चेंजेस होते थे सर। इन लोगों ने तो बोला हम पूरा ही चेंज कर रहे हैं, ये पूरा ही बदल रहा है सर, पूरा ही बदल रहा है। अब कितना डीप जाके बदल रहे हैं ये तो समय आने पे जब वो अनाउंस करेंगे, पढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा। अभी किसी को कुछ नहीं पता है, अभी सिर्फ हवा में सिर्फ बातें चल रही कि डायरेक्ट टैक्स कोड आ रहा है, नया आ रहा है। कितना नया है, क्या नया है, वो तो समय पे जब वो अनाउंस करेंगे तभी पता चलेगा सर। तो मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूं बहुत अच्छे चांसेस है कि दिसंबर जनवरी के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने के चांसेस है, क्योंकि इंस्टीट्यूट देगी अच्छे रिजल्ट्स। क्योंकि नहीं तो बच्चा फिर डायरेक्ट टैक्स कोड नया पढ़ेगा सर, पूरा नया पढ़ेगा, उसको पूरा नया पढ़ना पड़ेगा, वापस ऑलमोस्ट नई क्लास लेके पढ़ना पड़ जाएगा उसको, क्योंकि जो वो पढ़ा इट्स इररिलेवेंट। मई 26 से तो नया एप्लीकेबल हो जाएगा। आ रही बात समझ? अपॉर्चुनिटी समझना, जनवरी वाले स्टूडेंट और दिसंबर वाले सीएमए वाले, अपॉर्चुनिटी समझना और इसको अच्छे से पढ़ना, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना। बहुत अच्छे चांसेस आपके निकलने के, बहुत अच्छे चांसेस, बहुत अच्छे चांसेस। आ रही बात समझ? ये मुझे लगा एक बार मैं आपको बता दूं। फिर एक स्टूडेंट के मन में ये भी क्वेश्चन आया, सर अभी जो निर्मला सीतारमन जी ने बोला है, अभी अमेंडमेंट किया ना सर, बजट आया, बजट आया, नए अमेंडमेंट आए, नए चेंजेस आए, सर क्या ये अभी हमारे लिए एप्लीकेबल होगा? नो नो नो, ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है सर। आज एक चीज सिखाता हूं, ये चीज कड़वा सच है बट दिमाग में बैठा लो। सर हम जो टैक्सेशन पढ़ते हैं, एक साल पुराना पढ़ते हैं,
हम जो टैक्सेशन पढ़ते हैं वो 1 साल पुराना पढ़ते हैं सर। कैसे सर? फाइनेंस एक्ट 25 आया है सर अभी बजट में, हम फाइनेंस एक्ट 24 पढ़ रहे हैं सर। 25 कौन पढ़ेगा? May 26 वाले स्टूडेंट पढ़ेंगे सर, वो लोग पढ़ेंगे नया जो अभी निर्मला सीतारमन जी ने बोला है। तो अभी जो निर्मला सीतारमन जी ने बोला है उसके बारे में आप दिमाग मत लगाइएगा। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे टैक्स के स्लैब चेंज हुए, कई सारे चेंजेस हुए, आपके लिए इररिलेवेंट है। मैं आपको पढ़ाते टाइम बताऊंगा क्या क्या चेंज हुआ है करके, कहाँ कहाँ उन्होंने चेंज किया है, कैसे बेनिफिट दिया है, कैसे अगली बार वापस पार्टी में आने के लिए ये चीजें की है, मैं सब बताऊंगा, पर वो अभी आपके काम का नहीं है। एग्जाम पर्पस इररिलेवेंट, नॉलेज पर्पस एवरीथिंग इज रिलेवेंट, एग्जाम के लिए इररिलेवेंट है। समझ आई बात? बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ? तो इनकम टैक्स एक्ट पढ़ते हैं अपन, और अपन एक्ट ही पढ़ेंगे अभी। इनकम टैक्स एक्ट 1961 सर 1961 में आया, 1 अप्रैल 1961, बहुत पुराना एक्ट है। आपको आज एक चीज मस्त बताता हूं, ध्यान से सुनना। एक होता है एक्ट और एक होता है रूल्स। कभी सुने इसके बारे में? एक अच्छा एग्जांपल देता हूं। स्टूडेंट ने पूछा सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड रूल्स? सर क्या इनकम टैक्स के भी रूल्स हैं? हाँ सर, इनकम टैक्स रूल्स है, 1962 में रूल्स आए थे सर। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड रूल्स? सर एक्ट बताता है कि आपको करना क्या है, रूल्स बताता है कैसे करना है सर। एग्जाम्पल, इनकम टैक्स एक्ट में लिखा आपको 31 जुलाई, वर्धमान सर को 31 जुलाई को रिटर्न फाइल करना है। ओके, वर्धमान सर 31 जुलाई को इनकम टैक्स की वेबसाइट खोले, वेबसाइट खोल के बैठ गए कि रिटर्न फाइल करूंगा। कैसे कैसे? ये मुझे नहीं आता ना सर। आपने बोला रिटर्न डालना है, मैं तो तैयार हूँ रिटर्न, मैं कब मना कर रहा हूँ रिटर्न डालने, मैं तो तैयार बैठा हूँ। अरे पर कैसे कैसे? रूल्स बताते, कोई भी चीज का प्रोसीजर जो होता है वो रूल्स बताते हैं। सर मान लो अगर कभी ऐसा हो जाए कि एक्ट और रूल्स में लड़ाई हो जाए, कोई बात एक्ट भी बोल रहा है, कोई बात रूल्स भी बोल रहा है, तो जीतेगा कौन? एक्ट। एक्ट बड़ा होता है सर, रूल्स बड़े नहीं होते, रूल्स छोटे होते हैं सर। एक्ट जो बोलता है वो पत्थर की लकीर है, मानना पड़ता है सर। अरे समझ, जैसे मान लो एक्ट में लिखा हुआ है कि 31 जुलाई को वर्धमान सर को रिटर्न डालना है। अब मान लो रूल्स में लिखा है कि 1 अगस्त को भी डाल सकते हैं, फाड़ में जाए रूल्स। एक्ट बोला 31 अगस्त, मतलब मेरे को 31 अगस्त को ही रिटर्न डालना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है सर, कोई ऑप्शन नहीं है। जो एक्ट बोल दिया वो पत्थर की लकीर है। तो क्या हम एज अ स्टूडेंट रूल्स पढ़ते हैं? नो नो, हमारे लिए रूल्स एप्लीकेबल नहीं होते हैं। आप लोग छोटे हो, अभी अभी आप लोग इंटर लेवल पे हो, आप लोगों के लिए रूल्स एप्लीकेबल नहीं होते, छोटे हो आप लोग। सर तो हम रूल्स कब देखेंगे, कब सीखेंगे? दो बातें, एक जब आप इंटर पास होके प्रैक्टिकल वर्किंग में जाओगे तब आपको काम आएगा रूल्स, क्योंकि कई सारी चीजें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कैसे हुई। दूसरा, जब आप फाइनल की प्रिपरेशन करोगे तब रूल्स काम आएंगे, क्योंकि जैसे ही आप फाइनल की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, यू आर सीए एंड सीएमए, सिर्फ साइनिंग अथॉरिटी बच गई है। एक बार कोई बच्चा फाइनल पढ़ लिया, इट मींस वो सीए और सीएमए, सिर्फ साइनिंग अथॉरिटी बच गई उसकी। फाइनल पढ़ना इक्विवेलेंट नॉलेज उतना ही होता है जितना एक सीए को है। फाइनल अगर कोई पढ़ लिया तो बस, अंतर ये साइनिंग अथॉरिटी नहीं है ना सर आपके पास, क्योंकि साइनिंग अथॉरिटी तो फाइनल पास करने के बाद ही आएगी सर, उसके पहले कैसे आ सकती है? समझ आई मेरी बातें? बैठा दिमाग में? तो हम जो पढ़ते हैं वो इनकम टैक्स एक्ट पढ़ते हैं, रूल्स नहीं। अपन एक्ट पढ़ते हैं, अपन एक्ट में सब चीजें पढ़ेंगे सर। आ रही बात समझ? दो तीन चीजें मैं फाउंडेशन में आप लोगों को सिखाया हूँ लॉ में, बट आई थिंक शायद थोड़ा सा भूल गए होगे। याद है हम बचपन में ऐसे पढ़ते थे सर, सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज एंड सब क्लॉज, याद है? पहले तो सेक्शन होता है, फिर सब सेक्शन, फिर क्लॉज, फिर सब क्लॉज। ठीक है, जैसे मान लो सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए सब क्लॉज 1, ऐसे हो सकता है, आपको मिलेगा, कई जगह मिलेगा, मैं आपको दिखाऊंगा सर। इनकम टैक्स में अपन पढ़ेंगे सेक्शन 35 पढ़ेंगे, उसके भी क्लॉज सब आते हैं, सब आते हैं। सर क्या हमें पूरा याद रखना पड़ता है? नो 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 सर, प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल होता है एक स्टूडेंट के लिए पूरा याद रखना।
मैं हमेशा एक स्टूडेंट को बोलता हूं, सेक्शन तो याद रखने की कोशिश करो। आई एम नॉट सेइंग सेक्शंस आर कंपलसरी, बट अगर आप सेक्शन याद करते हो तो आप बाकी दुनिया से स्मार्ट हो। आपको मैं एक बात समझाता हूँ, मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाता हूँ। जैसे मैं आपसे देखना कैसे आप मेरे वर्ड्स को सुनना, आपको समझ आएगा व्हाट इज द डिफरेंस, इंप्रेशन में डिफरेंस कैसा आता है। मान लो मेरे पास ये दिशा आई, दिशा बोली सर क्या लगता है सर मेरे को इनकम टैक्स देना पड़ेगा। मैं बोला दिशा मेरे को ये चेक करना पड़ेगा कि आर यू कवर्ड इन सेक्शन 4 और नॉट। तो लगेगा यार सर कुछ टेक्निकल बातें कर रहे हैं, सर को नॉलेज जबरदस्त है, सेक्शन 4 वगैरह कुछ होगा जिसकी बातें कर रहे हैं उसके बेसिस में डिसाइड करेंगे सर कि मेरे को टैक्स देना है कि नहीं। समझ आया बोलने का डिफरेंस। और दूसरा, दिशा आई सर मेरे को टैक्स पे करना है कि नहीं। बैन नहीं देना पड़ेगा तेरे को टैक्स। सर कैसे। अरे वो मैं ना डेफिनेशन चेक कर लिया था, डेफिनेशन चेक किया उसमें तू कवर नहीं हुई, बच गई बहन तू। आपको क्या लगता है मेरी इज्जत ज्यादा किस में होगी, जब मैं सेक्शंस के थ्रू कुछ बात करूं या जनरल लैंग्वेज में बात करूं। मैं सेक्शन के थ्रू, जब हम सेक्शन के थ्रू बातें करते हैं तो हमारी वैल्यू ही अलग है। सर एग्जाम में लिखना कंपलसरी है, नो ना ना। आप नहीं भी लिखोगे तो इंस्टीट्यूट मार्क्स नहीं काटती, बट अगर आप लिखते हो तो इंस्टीट्यूट एक्स्ट्रा मार्क्स देती है। कई लोग पूछते हैं मुझसे सर टैक्स में ग्रेस मार्क्स होते हैं। हाँ होते हैं। मेरे पास वो स्टूडेंट का मेल पड़ा हुआ है, मैं दिखाऊं, नाम भूल गया मेरे को, मैं आपको दिखाऊं, वो मेल में भेजी थी मेरे को, बकायदा इंस्टीट्यूट का फॉरवर्ड करी थी वो मेरे को मेल। बोले सर मेरा 143 बना था, आई वॉज पेड। सर मेरा टैक्स का पेपर भी ठीक ठीक गया था, बट मेरे को ऐसा लग रहा था सर मेरा बन जाएगा, तो उसने रीचेक पे डाला था, रीचेक पे डाली 7 मार्क्स बढ़ा था उसका टैक्स में, टैक्स में बढ़ा था 7 मार्क्स, उसका पास हो गया। तो आपको अगर किसी को इम्प्रेस करना है तो आपको बाकी भीड़ से अलग कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि हम बचपन में एक फाउंडेशन में लॉ में एक बात सीख के आते हैं, एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, एज पर द रिलेवेंट लॉ ऑफ दिस एक्ट, हम ये लिखते हैं तब हम यही चलाते हैं। क्यों, क्योंकि बहुत सारे एक्ट होते हैं, नेगोशिएबल पढ़ते हो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनी एक्ट, सब पढ़ते हो, तो वहां पर आप डर जाते हो कि इतने सारी जगह अलग अलग सेक्शन है कहीं गलत ना लिखते। यहाँ ऐसी कहानी नहीं है ना सर, यहाँ तो इनकम टैक्स एंड जीएसटी, यहाँ तो इनकम टैक्स एंड जीएसटी। आई एम नॉट सेइंग कंपलसरी सेक्शन रटो, ट्राई तो करो। मैं आपको याद कराऊंगा क्लास में, मेरे साथ रेगुलर बोल लेना तो ही याद हो जाएगा, मेजॉरिटी सेक्शन यही याद हो जाएंगे, बट मेरे हिसाब से सेक्शन ज्यादा बेटर है। इट विल गिव अ प्रेफरेंस, आपको प्रेफरेंस मिलता है, आपको प्रायोरिटी मिलती है। कोई एक स्टूडेंट जनरल लैंग्वेज लिखा, कोई एक सेक्शन लिखा, मैं जब चेक करूंगा तो वो सेक्शन वाले के लिए मेरा इंप्रेशन एक अलग ही होगा, बच्चा मेहनत किया है यार, सेक्शन लिखा है, मेहनत किया है, मार्क्स देने का बनता है इसको। अरे बात समझ, तो मैं तो ये बोलूंगा कि सेक्शन याद करना चाहिए, ना हो कोई बात नहीं, कोशिश करो, ट्राई करो, जितना हो सकता है उतना करो। इंपॉर्टेंट वाले तो कर ही लो, मैं आपको पढ़ाते टाइम बताऊंगा कौन से इंपॉर्टेंट है, वो तो करना ही चाहिए। अब वो भी नहीं करोगे तो फिर तो थोड़ी दिक्कत है, फिर थोड़ी दिक्कत है, फिर वो मार्क्स काट देते हैं, आपको पता नहीं चलेगा, मार्क्स काट देंगे। फिर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप पूरा सही करके आओ 4 देंगे, फिर आप हल्ला करोगे कि सर 4 कैसे दिए। तो वो 4 कोई भी रीजन से काट सकते हैं, आपने सेक्शन नहीं लिखा, प्रेजेंटेशन सही नहीं बोलेंगे, या आपकी राइटिंग स्किल सही नहीं लगी, या कुछ भी बोल के काट देंगे मार्क्स। आ रही बात समझ। तो सीक्वेंस यही होता है, सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज। क्लियर। फिर मैंने आपको एक और भी बात सिखाई थी फाउंडेशन में। सर मान लो हमने सेक्शन 2 पढ़ा, 2 के बाद ए है, ए के बाद सीधा डी है, अगर सीक्वेंस में नहीं होता तो हम सेक्शन के बाद सबसेक्शन नहीं बोलते हैं सर, हम क्या बोलते हैं, क्लॉज बोलते हैं उसको। तो सेक्शन 2 क्लॉज ए, सेक्शन 2 क्लॉज डी। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, मैं अभी जब आपको बेसिक चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तब आपको ये चीज समझ आएगी कि सर कई जगह आप सेक्शन सबसेक्शन बोलते हो, कई जगह आप सेक्शन और क्लॉज में चले जाते हो सीधा। तो हमेशा याद रखना, जब भी सीक्वेंस में रहेगा सेक्शन के बाद सबसेक्शन, और जब सीक्वेंस में नहीं रहेगा तो सेक्शन के बाद क्लॉज आ जाएगा। आ रही बात समझ। राइटिंग पर्पस के लिए इतना काम नहीं आता ये, क्योंकि राइटिंग पर्पस में तो बच्चा 2A 2D लिखेगा, राइटिंग नहीं, बोलने के सेंस में फर्क पड़ जाता है, बोलने के सेंस में फर्क पड़ता है। समझ आई बातें। यहां तक बेसिक फंडा क्लियर हुआ टैक्स का।
क्लियर हुआ सबको? बैठा दिमाग में? तो इंडिया में, चलो नॉलेज के लिए, इंडिया में कितना हाईएस्ट रेट है टैक्स का? चलो पढ़ा तो मैं दूंगा, नॉलेज बताओ। हम इतना टैक्स को लेके हल्ला कर रहे हैं, मोदी जी को गाली दे रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं, सब कुछ तो कर रहे हैं हम। 50% टैक्स, बताओ। अरे फेंक तो सकते हो। चलो ऑप्शन खेलते हैं। ए वाला ऑप्शन है 42.744%। दूसरा बी वाला ऑप्शन है 30%। सी वाला ऑप्शन है 78%। डी है नन ऑफ दिस। कुछ तो ट्राई कर लो। अब ऐसा मत करना 78 चोरी है सरकार। सर 78 बहुत होता है ना, थोड़ा सोच के। क्या लग रहा है बताओ? कौन है नन ऑफ दिस नालायक? एक तो टैक्स है इसलिए तो लिखा हूं नालायक हूं। चलो ये ऑप्शन नहीं है। अब इन तीन में बताओ। चलो कितने लोग 42.744? कितने लोग 30 वाले? हिटेंगे दोनों में, हाथ नहीं उठाने भाई। कितने लोग 78 वाले? चलो नॉलेज के लिए बताता हूँ, ध्यान से सुनना। इंडिया में हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स 42.744% है। 30% टैक्स, 37% सरचार्ज प्लस 4% एजुकेशन सेस। कैसे निकलेगा मैं सब सिखाऊंगा, अभी छोड़ दो, अभी छोड़ दो। नहीं तो एक स्टूडेंट दिमाग लगाना चालू कि सर आपको मैथ्स नहीं आता, 30 प्लस 37 67 प्लस 4 71, सर कैसे पढ़ते हो आप? सर मैं आपको सिखाऊंगा ये कैसे पहुंचा 42, मैं आपको सिखाऊंगा समय आने पे, अभी छोड़ दो। 78% भी टैक्स है सर, बट 78% तब जब आपके पास ब्लैक मनी हो, जब आपके पास ब्लैक मनी, सॉरी, हाँ जी 78। तो आपके पास ब्लैक मनी है कि नहीं है? अभी प्रूव कर दूंगा है। सोच समझ के जवाब देना, मैं बता रहा हूँ, मैं प्रूव कर दूंगा, मैं प्रूव कर दूंगा। जैसे एक आध एग्जाम्पल दू, एक आध लाइव एग्जाम्पल चाहिए? ठीक है, अपना क्या दूंगा, वाह मैं अपना क्या दूंगा ब्लैक मनी के लिए, वाह मेरा नहीं देने वाला मैं। चलो एक आध किसका एग्जाम्पल ले भाई? नहीं नहीं, यहाँ जो बैठे हैं उनका एग्जाम्पल की बात होगी। किसका दे दे? हाँ गाड़ी लिया है भाई? कौन सी गाड़ी लिया भाई? सॉरी, टीवीएस की iQube लिया, कैसे लिया? कैश की मतलब ईएमआई डाउन पेमेंट कैसे लिया? बाकी ईएमआई, ठीक है। 30,000 कहाँ से लाया? हाँ हाँ। तो ओल्ड वाली एक्टिवा कैसे लिया था? बाप रे, बहुत पुरानी पुरानी कहानी है, इसको भी इतना नहीं पता होगा 2021 की कहानी। कोई और? क्योंकि इसको अभी पूरा पता ही नहीं होगा। अच्छा ये भी तो भाई गाड़ी लिया है, कैसे लिया है? ऑनलाइन पेमेंट से? नहीं नहीं, फिर तो अच्छा इंसान है। तेरा बता यश, तेरे पास जो गाड़ी थी उसका बता। हाँ, ये देख, कैश, कैश 10,000 से ज्यादा सर। हाँ सर, आप लोग अभी ऑफिशियली में डिक्लेयर करने गया तो आधे लोग चोर निकल जाओगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास फोन 10,000 से ज्यादा वाले। 10,000 से तो ज्यादा के ही होंगे यार, जो भी फोन होंगे मेरे को नहीं पता, बट जिसके भी जो फोन 11 12 15 20 जितने के भी फोन होंगे कैश में दियो। वाह, वाह गुरुजी वाह। ठीक है, तो सर अगर आप चोर तो 78% टैक्स। अभी 78% कैसे निकलता है? 60% टैक्स, 25% सरचार्ज प्लस 4% एजुकेशन सेस। कैसे होगा वो मैं आपको समय आने पे सिखाऊंगा कि वो 78 कैसे पहुंचा। ठीक है, बट अगर आप चोर होते हो तो ऐसे टैक्स निकलता है, 78% टैक्स निकलता है। इसीलिए तो लोगों की फटती है कि इन केस अगर किसी के पास ब्लैक मनी पकड़ा गया, तो आप समझो, अगर एक एग्जाम्पल ले लो, मान लो मेरे पास 100 रुपए ब्लैक मनी पकड़ाया, तो 100 रुपए में से कितना गवर्नमेंट लेके चले गए? 22 ही रुपए तो बचा मेरे पास। क्या ही बचा? क्या ही बचा हो 22 रुपए मेरे पास। आ रहा है समझ? अच्छा सुनो,
ऐसा नहीं कि इतने के बाद सरकार छोड़ देगी, इतने में छोड़ देती तो मैं तो नाच देता, बट सरकार बोलती ना 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 ना, आपके पास ब्लैक मनी पकड़ा है। मैं बोला मान लो एक एग्जांपल ले लो, 100 रुपए ब्लैक मनी पकड़ा है, तो सरकार बोलती 78% टैक्स ले जाएंगे, 300% पेनल्टी ले जाएंगे, 18% इंटरेस्ट ले जाएंगे और 7 साल की जेल। इसके बाद अगर आप जिंदा रह गए तो फिर सोचते हैं कुछ। तो कोई आदमी बोलता है बेटर है नहीं बताऊं सरकार को, बता दिए तो मर जाऊंगा मैं, बच ही नहीं सकते, बच ही नहीं सकते सर। 300% तक पेनल्टी ले सकते हैं, वो जनरली लेते 100 है। बट आप एक बात बताओ, कोई आदमी के पास 100 रुपए ब्लैक मनी, उसमें 78% तो आप टैक्स ले गए, उसके बाद आप उसको बोल रहे हो कि भैया 100 रुपए ब्लैक मनी थी, ला 100 रुपए की पेनल्टी। बोला भैया 100 रुपए ही तो था मेरे पास ब्लैक मनी, 178 कहां से लाऊं? बोले वो सब हमें नहीं पता, तू 178 ला। चलो वो 78 कहीं और से जुगाड़ करके लाके पे किया, फिर बोले 18% इंटरेस्ट। तो ये पैसा कब से छुपाया होगा? तब से लेके आज हम तेरे को पकड़े, ला इंटरेस्ट। और इतने के बाद अगर मन नहीं भरा, अगर सरकार किसी को घसीटना ही चाहे तो जेल भी चल भाई। अरे समझ, इसीलिए आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पंगा नहीं ले सकते। ये बात अलग है कि वो कुछ करते नहीं है, पर अगर वो कुछ करने में आ गए ना तो वो छोड़ेंगे नहीं आपको, पूरा रोड पे ला के रख देंगे आपको। तो बचा क्या, सोच के देखो, कोई आदमी 100 रुपए चोरी किया होगा, उस 100 रुपए में आप उससे 200 रुपए टैक्स का लेके चल जाओगे, तो वो बचा क्या आदमी, खत्म हो जाएगा वो आदमी तो। अरे समझ, बैठा दिमाग में। तो इनकम टैक्स बड़ी जबरदस्त चीज। अच्छा क्या लगता है, इंडिया का हाईएस्ट रेट ऑफ इनकम टैक्स है कि हमसे ज्यादा भी किसी का है? हम तो इंडिया को गाली दे रहे हैं ना, बताओ बताओ तो, हमसे ज्यादा भी किसी का है क्या टैक्स रेट? कोई भी हमसे ज्यादा? कोई नहीं हमसे ज्यादा, मतलब हम ही ज्यादा लूट रहे हैं। सर यूएस में 45% टैक्स। हम इंडियंस की चिल्लाने की आदत है। ऐसा नहीं है यहाँ टैक्स कम है, मैं नहीं बोल रहा हूँ यहाँ टैक्स कम है, बट हमसे ज्यादा यूएस में टैक्स है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो एक काम करो, यूट्यूब में रील्स बनाना स्टार्ट करो, वहां से इनकम कमा के देख लो। यूएस से जो इनकम होगी उसमें 42 पॉइंट कुछ कुछ % टैक्स काट के देते हैं लोग। हमसे ज्यादा टैक्स लेते हैं सर, बहुत टैक्स लेते हैं यूएस, बहुत टैक्स लेते हैं। ठीक है, हमें बाकियों से कोई मतलब नहीं है, कंसर्न नहीं है, बट ठीक है वो भी टैक्स बहुत लेते हैं, बहुत टैक्स लेते हैं। हमारी बात समझते हैं, ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही टैक्स ज्यादा है, बाहर और भी हैं हमसे जिनसे टैक्स ज्यादा है सर। क्लियर हुआ ये सबको? अच्छा एक बात बताओ, क्या लगता है इनकम टैक्स का एक डिपार्टमेंट होता है, सुने हो कभी? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट कभी सुने होंगे। तो इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट भी होता है। आप लोगों को कभी इनकम टैक्स के ऑफिस जाना है तो जा सकते हो, बट एक बात याद रखना, घुस मत जाना ऐसे ही ऑफिस में, मारेगा वहां चौकीदार खड़ा होके। ठीक है, ये सब मत करना। बोले सर बोले थे एक बार, तो एक बार देखना है, एक बार देखना बोलना वहां, ये मत बोलना वहां कोई एग्जीबिशन नहीं लगता है जो देखने जा रहे हो, है ना? वो इनकम टैक्स ऑफिस है। आपको जाना है तो ये आकाशवाणी सुने, ग्रास मेमोरियल, अरे यार काली माता मंदिर, ग्रास मेमोरियल, वहां पर आकाशवाणी में क्या बोलते हैं इनकम टैक्स ऑफिस है सर। ठीक है, वहां पर गाड़ी पार्किंग एरिया तक जाना और पार्किंग एरिया तक जाके देख के आ जाना, अंदर मत घुसना, मारेगा वहां पर जो गार्ड खड़ा है। क्योंकि गार्ड पहला क्वेश्चन पूछेगा आपको देख के कि यहाँ क्यों, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कोई भी लेमैन आदमी नहीं घुस जाता है सर, वही पर्सन जाता है जिसके खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोई नोटिस वगैरह दी होगी, तो ही जा सकते हो आप, ऐसे मुंह उठा के नहीं जा सकते सर। वहां कोई आपका फ्रेंड दिलदार नहीं बैठा है जो उससे मिलने चले गए, नहीं जा सकते सर। ठीक है, जीएसटी का ऑफिस तो यही सामने है। अरे ये देखिए जीएसटी का ऑफिस यही तो सामने है सर, हरिभूमि है, हरिभूमि के जस्ट बाजू तो जीएसटी का इतना बड़ा ऑफिस है सर। वहां भी ऐसे ही अंदर मत घुस जाना। ठीक है, तो इनकम टैक्स का भी डिपार्टमेंट होता है, जीएसटी का भी डिपार्टमेंट होता है। क्या लगता है सर कभी हमारे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बीच में लड़ाई होती है कि नहीं? बताओ 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 बताओ, क्या लगता है हमारे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बीच में कभी लड़ाई होती है कि नहीं? होती है ना सर, होती है ना, बिल्कुल होती है। मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ, मस्त ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा। अपन पीएल अकाउंट बनाते, पीएल अकाउंट तो सभी को पता होगा, अकाउंट्स पढ़े हो। पीएल अकाउंट बनाते हैं, हमने पीएल अकाउंट में बचपन से सुना है कि पर्सनल खर्चे नहीं डाल सकते, सुने हो ना, हम पीएल अकाउंट में पर्सनल नेचर के खर्चे नहीं डालते। अब एक बात बताओ, मेरा सिंपल सा एक क्वेश्चन है, मैं अरम इंस्टीट्यूट का पीएल अकाउंट बना रहा था। अरम इंस्टीट्यूट के पीएल अकाउंट बनाने में
मेरी कार में जब डीजल लगता है, वो डीजल का खर्चा मैं डाल सकता हूँ कि नहीं डाल सकता हूँ? सोच समझ के जवाब देना। नहीं, मैं आता हूँ ना, कार में यहाँ पढ़ाने आता हूँ, फिर कार लेके वापस जाता हूँ। कार मेरे नाम पे। क्या लगता है खर्चे डाल सकता हूँ कि नहीं डाल सकता? नहीं डाल सकता। इंडिया में लोग क्या करते हैं? आए बाय खर्चे डालते हैं, आए बाय कुछ भी खर्चे डालते हैं। बहुत एक फेमस किस्सा है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत फेमस किस्सा। आप कभी गूगल करोगे तो देखना मिलेगा आपको। रतन टाटा जी के टाइम का बहुत फेमस किस्सा कि रतन टाटा जी ने जब अपना पीएल अकाउंट बनाया तो पीएल अकाउंट में एक एक्सपेंस डाला था, पेमेंट मेड टू नक्सलवादी, 25 करोड़ रुपए। गवर्नमेंट बोली ये कैसे बिजनेस के लिए हुआ? उन्होंने बोला सर मेरे को दंतेवाड़ा गीदम में प्लांट डालना था। अब प्लांट डालने के लिए वहां पर सर मेरे को प्लांट डालने दिया नहीं जा रहा था क्योंकि वो एरिया नक्सलवादियों के अंदर था। तो नक्सलवादियों ने बोला कि अगर आप हमें पैसा देंगे तो हम प्लांट डालने देंगे। तो बोले सर जब तक मैं पैसा नहीं देता तब तक मेरा बिजनेस नहीं होता, तो ये बिजनेस नेचर का खर्चा है। सरकार बोली ओ भाई ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे तो कल के दिन कोई आदमी दुकान डालने बैठा है, उसको एक लोकल गुंडा आके बोला भैया 1000 रुपया दे नहीं तो दुकान नहीं डालने दूंगा, तो वो भी डालेगा 1000 रुपए का खर्चा। फिर तो आप समझ रहे हो, वो भी 1000 रुपए का खर्चा डालेगा। सरकार बोली नहीं ये खर्चा नहीं मिलेगा, ये मैटर लड़ाई हुई, ठीक है, ये मैटर लड़ाई हुई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोला मैं नहीं दूंगा ये खर्चा, ऐसे तो कोई भी कुछ भी आके क्लेम कर लेगा। रतन टाटा जी बोले ले एक काम कर तू ही लड़ ले नक्सलवादी से, मेरे को तो प्लान डालना है वहां पर, मेरे को तो प्लान डालना है, मैं तो चाहता हूँ छत्तीसगढ़ डेवलप हो, तो मैं अपना प्लान डालना चाहता हूँ, मैं प्लान डालने जा रहा हूँ, वो नहीं डालने दे रहे, मेरी गलती थोड़ी के। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोला वो सब मेरे को नहीं पता, मैं नहीं दूंगा ये खर्चा। तो इनके बीच में लड़ाई हुई। अब लड़ाई हुई तो ये मैटर सबसे पहले इनकम टैक्स ऑफिसर्स होते हैं उनके लेवल तक जाता है। इनकम टैक्स ऑफिसर्स होते हैं मतलब कमिश्नर्स होते हैं, इनकम टैक्स के कमिश्नर वगैरह होते हैं, ठीक है, उनके तक मैटर जाता है। फिर ट्रिब्यूनल लेवल पे मैटर जाता है, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, ऐसे सीक्वेंस होता है सर, ऐसे मैटर्स जाते हैं सर। आ रही बात समझ? और आखिरी में जो सुप्रीम कोर्ट बोल दे सर, वो पत्थर की लकीर है, आपको मानना पड़ेगा सर, ऑप्शन नहीं दे रहा हूं मैं आपको। सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ बोल रहा है तो वो मानना पड़ेगा। एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल, सुप्रीम कोर्ट जैसे आप लोग सुने हो ना वो ट्रिपल तलाक का केस था, ट्रिपल तलाक, राम मंदिर, सब चीजें सुप्रीम कोर्ट ने बोला सर मानना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है सर, सुप्रीम कोर्ट बोल दिया बात खत्म है सर। तो एक स्टूडेंट मेरे से पूछा सर सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ बोलता है तो क्या वो लॉ बन जाता है? नो नो नो, वो लॉ नहीं होता है सर, वो एक जजमेंट होता है। कभी भी कोई कोर्ट जजमेंट पास करते हैं, वो लॉ पास नहीं करते सर, जजमेंट पास करते हैं। लॉ कभी भी पार्लियामेंट में बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट में बनता है सर, संविधान में लॉ बनाने का पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। कोर्ट कोई भी जजमेंट देते हैं, वो अपने जजमेंट देते हैं और वो जजमेंट हमें मानना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट हो हाई कोर्ट हो, हमें जजमेंट मानना पड़ता है। आ रही बात समझ? ऐसी चलती है इनकम टैक्स में कहानियां। हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी। अभी जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। वर्ड होता है सर्कुलर, मैं आपको थोड़ा सा ये वर्ड समझाता हूँ। सर्कुलर वर्ड आप लोग स्कूल लेवल पे सीखे हो, एक बार मेरे को स्कूल में बताओ सर्कुलर का मतलब क्या होता था? स्कूल वाला बताओ, अभी तो इनकम टैक्स वाला मैं सिखाऊंगा, स्कूल लेवल में सर्कुलर का मतलब क्या होता था? अरे सुनियो ना, स्कूल में सर्कुलर क्या होता? एग्जैक्टली क्या करता था आपका प्रिंसिपल? कोई भी चीज सर्कुलर बना के सर्कुलेट करने के लिए नोटिस बोर्ड पे लगा देता था, आते जाते बच्चे पढ़ेंगे या तो टीचर्स उस सर्कुलर को सर्कुलेट करेंगे बच्चे तक, यही कहानी हो रही थी स्कूल्स में। अरे होती थी ना, बिल्कुल यही इनकम टैक्स और जीएसटी वाले भी करते हैं, कई चीजों के सर्कुलर निकालते हैं और सर्कुलर निकाल के लोगों को कई चीजें बताते हैं। अब समझो ये क्यों होता है, ध्यान से सुनना, कारण है इसके पीछे। सर बजट आता है फरवरी में, अब फरवरी में बजट आया, बजट पे बातचीत हुई, बजट पास हो गया, अप्रैल में प्रेसिडेंट ने साइन किया, बजट निकल गया, पास हो गया। अब जब ये बजट प्रैक्टिकल काम में आने लगा तो कई सारी दिक्कतें आने लगती, आती है सर, प्रैक्टिकल काम करते टाइम कई दिक्कतें आती है। हवा में कोई भी चीज थ्योरेटिकली सोचना अलग दुनिया होती है, जब रियल में काम करने जाओ तो कई सारी दुनिया अलग होती है सर, तो दिक्कतें आती है।
अब जब दिक्कतें आती है तो सरकार इन दिक्कतों को दूर करने के लिए सर्कुलर निकालती है और लोगों को समझाती है कि नहीं, इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल है। सरकार ने बोला भैया कोई भी फ्रूट्स पे जीएसटी नहीं है। तो एक आदमी ने पूछा भैया वो एपी फीस, सरकार बोली अबे एपी फीस फ्रूट कैसे हुआ, एपी फीस पे जीएसटी है, एप्पल पे नहीं था। ऐसे कई लोगों के डाउट आते हैं, ऐसे कई लोगों के डाउट आते हैं। ये तो मैं आपको एक आध एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे डाउट है। एक स्टूडेंट ने बोला सर आपने ऑनलाइन गेमिंग पे 30% लगाया था, तो ऑनलाइन गेमिंग कौन सा वाला, पैसे वाला बिना पैसे वाला? सरकार बोली ए भाई जहां पैसा होगा वहीं तो टैक्स होगा, जहां पैसा ही नहीं वहां टैक्स कैसे लेने आएंगे हम? आप समझो ना, मैं अगर आपको पता है हम इंटरनेट पे ऐसे भी कई गेम्स है जो फ्री में खेल सकते हैं, बिना कोई पैसे के भी खेल सकते हैं, ऐसे गेम्स की कई वेबसाइट है सर। और बहुत सारी ऐसी भी है जहां पैसे लगते हैं, जैसे ये पबजी है, कॉल ऑफ ड्यूटी है, जो भी है, इनमें आप गेम्स खेलते हो तो पैसे के साथ भी खेल सकते हो और बिना पैसे के भी खेल सकते हो, ये चॉइस आपकी है सर। बिना पैसे में तो टैक्स कैसे लोगे आप? मेरे से मेरे को ये बताओ, आप कैसे लोगे, मेरे से कैसे टैक्स लोगे? पर अगर मैं पैसे लगा रहा हूं, कोई टूर्नामेंट है मैं पैसे लगा रहा हूं और वहां जीत रहा हूं मैं, तो सरकार बोलती बैठ भैया फिर टैक्स है। आ रहा है समझ? तो कई ऐसे डाउट होते हैं, ऐसे कई डाउट होते हैं। मैं आपको एक आध एग्जांपल दिया, बहुत डाउट है ऐसे, बहुत डाउट है। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, आप मेरे को जवाब देते। वर्धमान सर कोचिंग पढ़ा रहे, वर्धमान सर प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हैं कि वर्धमान सर बिजनेस कर रहे हैं? सोच समझ के जवाब देना। आराम से सोच लो। वर्धमान सर पढ़ा रहे हैं आपको, वर्धमान सर प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हैं कि सर वर्धमान सर बिजनेस कर रहे हैं? समझ रहे हो बात? आपको आया ना दिक्कत, आया ना सोचने में? यही दिक्कतों को गवर्नमेंट दूर करती है। गवर्नमेंट बोलती है भैया वर्धमान से प्रोफेशनल सर्विस तब होती है जब वो खुद की ऑफिस खोल के बैठते हैं, वो तो पढ़ा रहे हैं, इट्स अ बिजनेस, इट्स अ बिजनेस। बोला अगर खुद की ऑफिस खोलता तो फिर बोले प्रोफेशनल सर्विस है, फिर वो प्रोफेशनल सर्विस है क्योंकि वो वहां पर अपनी डिग्री का यूज करते। समझ आ रहा है? बैठा दिमाग में? ऐसे कई डाउट आ सकते हैं, ऐसे कई डाउट आ सकते हैं। ये तो मैं आपको दो चार बताया, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें। आपको मस्त वाली बात बताता हूँ, चलो। ये सर्कुलर वर्ड समझ आया? अरे सबको समझ आया? एक वर्ड होता है नोटिफिकेशन। सर ये क्या होता है? जब सरकार बजट में कोई चीज भूल जाए या सरकार की नजरों से कुछ चीज बच जाए और सरकार को साल के बीच में पता चले, अरे बाप रे ये साले यहां से पैसा कमा रहे हैं, पहले नहीं पता चला, तो सरकार क्या करती है, साल के बीच में नोटिफिकेशन निकालती है और फिर टैक्स लगाती है। सर एक आध एग्जांपल, बहुत प्यारा और लाइव एग्जांपल है सर। ये गेमर्स सुने हो सर, ऑनलाइन जो बैठ के गेमिंग्स खेलते हैं, चाहे यूट्यूब में हो चाहे जो भी प्लेटफॉर्म पे गेमिंग खेलते हैं, कैरी मिनाटी भी तो वही करता है क्या मेरे ख्याल से, गेम्स खेलते हैं ना इन लोग। सर ऑनलाइन गेमिंग का मार्केट 20,000 करोड़ का है और सरकार को अचानक से पता चला, ओ माय गॉड हम तो इनसे टैक्स ही नहीं ले रहे। अरे बाप रे बाप, रुक तो हम अगले बजट तक भी सकते हैं, रुक तो हम अगले बजट तक भी सकते हैं, पर अगले बजट तक रुकेंगे तब तक तो ये लोग पैसा कमा के निकल जाएंगे, आज पर पैसा कमा लेंगे। सरकार साल के बीच में नोटिफिकेशन लाई और सरकार बोली भैया ये जितने ऑनलाइन गेमर्स आप जान रहे हो, चाहे जो भी हो, मेरे को इतना ज्यादा तो नहीं पता है, एक कैरेमिनाटी को मैंने देखा है, बाकी और भी होंगे शायद, ठीक है बहुत है, ठीक है हाँ बस बस हाँ बस, नालायकों एक नंबर के नालायक, सब नालायक, सब नालायक। अभी मैं पूछ लूंगा कि पूरे इंडिया लेवल पे टैक्स के सबसे मेन गुरु जिनसे कंसल्ट किया जाता है, जो बजट के बाद सबसे पहले उनकी बातें सुनी जाती, कौन है? नाम बताओ, हाँ बताओ, लो बताओ बताओ, जिनको चलता फिरता भगवान मानते हैं टैक्स में, बोलो नाम बताओ। नहीं पता, क्यों? क्योंकि वो हमारा कंसर्न नहीं था। अभी गेमर का नाम बोलूं, वो क्या क्या टेक्नो गेम क्या क्या पता नहीं, लाइन से चालू हो जाओगे 4-5 साल, सब नालायक हो, ठीक है। तो अब सरकार को लगा अरे बाप रे हम इनको अगर टैक्स छोड़ दिए
तो फिर तो हमारा लॉस है सर, रेवेन्यू को बहुत लॉस है। गवर्नमेंट ने साल के बीच में नोटिफिकेशन लाई और सरकार ने बोला ये जितने भी ऑनलाइन गेमर्स हैं, जितने भी ऑनलाइन गेमर्स हैं, सब पे फ्लैट 30% टैक्स। मतलब आप समझो 20,000 करोड़ का 30% मतलब सरकार ने साल के बीच में एक नोटिफिकेशन लाके 6,000 करोड़ का टैक्स लगाया है। दिन पे दिन ऑनलाइन गेमर्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं। आप लोग सुने होंगे आजकल छोटे छोटे बच्चे से ऑनलाइन गेमिंग करने लग गए, क्या क्या करने लग गए। आ रही है बात समझ? बैठा दिमाग में? समझ आया? सर्कुलर और नोटिफिकेशन का अंतर समझ आया? सर्कुलर कोई चीज पहले से थी, उसको वो समझा रहे हैं, आपको क्लियर कर रहे हैं। नोटिफिकेशन कुछ नया लेके आ रहे हैं। क्लियर हुआ सबको? बैठा दिमाग में? पक्का? पक्का ना? चलो एक बार अब अपन टेक्स्ट स्लैब लिखते हैं, फिर छोड़ दूंगा मैं आपकी क्लास, क्योंकि कल हम इसके क्वेश्चन बनाएंगे। टेक्स्ट स्लैब लिखेंगे। चलो चलो चलो, इसको हम प्यार से बोलते हैं सर टेक्स्ट स्लैब। सर ये कहाँ से आता है? सर ये फाइनेंस एक्ट से आता है सर। ठीक है, ये फाइनेंस एक्ट के होते हैं सर। हर बार फाइनेंस एक्ट से टैक्स स्लैब दिए जाते हैं सर। सर अगर आपकी एज 60 ईयर्स से कम है, ऐसे लिखूंगा चलेगा? लेस देन 60 ईयर्स सबको चलेगा ना? चलेगा। तो सर अगर आपकी एज 60 ईयर्स से कम है तो सर, अभी मैं इसको पूरा इलेबोरेट नहीं कर रहा हूँ, एकदम घुस नहीं जा रहा हूँ। अभी मैं आपको ऊपर ऊपर से स्लैब बता रहा हूँ, ताकि कल जब आप क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में तो आपको बेसिक बनाने लायक हो जाओ। चलो लिखना सर सब जो कि लिखना है हमें। ठीक है, अगर आपकी एज 60 ईयर से कम है तो सरकार बोलती है आप 0 से 2,50,000 तक कमाओ, आपके लिए नील है टैक्स, हम नहीं लेंगे आपसे टैक्स। आप 2,50,000 1 रुपए कमाओ से 5 लाख रुपए तक कमाओ तो हम आपसे 5% लेंगे टैक्स। सर अगर आप 5,01,000 से 10 लाख रुपए तक कमाओ तो हम आपसे 20% लेंगे सर टैक्स। और सर अगर आप 10 लाख के ऊपर गए तो फिर सरकार बोलती है हम आपसे 30% लेंगे टैक्स। एक तरीका ये है लिखने का, एक ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, इसका और ऑल्टरनेट है ये। फर्स्ट 2.5 लाख नील, नेक्स्ट 2.5 लाख 5%, नेक्स्ट 5 लाख 20% एंड अबव 10 लाख 30%। दोनों में से आपको जो तरीका कंफर्टेबल हो। अभी मैं सिर्फ लिखा रहा हूं, इसको कैसे निकालना है, किस तरीके से निकालना है, सब मैं सिखाऊंगा। अभी उस चीज की चिंता ना करें, अभी आप सिर्फ इसको लिख लें, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में जब इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपसे बनेगा। ये लिखे सब? ठीक है, एक चीज और लिखते हैं, साथ साथ लिख लेते हैं, क्योंकि वो एक साथ रहेगा सब चीज तो ठीक रहेगा। जिस पेज में ये लिख रहे हो ना, ये वो पेज में प्लीज कोई भी गोदागादी नहीं करना, क्योंकि हम जब क्वेश्चन भी करेंगे तो वो पेज काम आएगा सर। ठीक है, वो पेज में कोई गोदागादी नहीं करना, क्योंकि मेरे को और भी चीजें लिखानी रहेगी, तो मैं एक साथ सब चीजें एक जगह लिखाऊंगा। पता चला ये लिखे उसी के जस्ट नीचे क्वेश्चन कर रहे हैं, ना ना, उस पेज को छोड़ देना, उसके नेक्स्ट पेज से क्वेश्चन करना नेक्स्ट क्लास में। अभी एक चीज और लिखो, एक होता है सरचार्ज, इसको बोलते हैं अमीरों का टेस्ट टैक्स, अमीरों पे लगता है सर ये, अमीरों पे टैक्स, हिंदी इंग्लिश मिक्स। ये व्हाट्सएप लैंग्वेज है ना, पता चला इसकी भी स्पेलिंग पकड़ लिए तुम लोग। ठीक है, अमीरों पे टैक्स। ठीक, इसको लिखो सर, मोर देन 50 लाख 1 करोड़ तक 10% सरचार्ज, मोर देन 1 करोड़ सर 2 करोड़ तक 15% सरचार्ज, सर मोर देन 2 करोड़
5 करोड़ 25% सरचार्ज। सर मोर देन 5 करोड़ सर 37% सरचार्ज। याद है मैं ऊपर आपको लिखाया था 30 + 37, ये रहा 37, यही वाला 37 था। ठीक है, अभी छोड़ देना कि क्या कैसे हो रहा है, वो मैं सिखाऊंगा सर, वो मेरी जिम्मेदारी है, अभी सिर्फ लिख रहे हैं। ठीक है, एक छोटी सी चीज होती है सर, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, ये कंपलसरी है सर, एंड एजुकेशन सेस 4%। अभी भी रिक्वेस्ट है, जिस पेज में ये लिख रहे हो वो पेज, और अगर वो पेज फुल हो गया तो नेक्स्ट वाला पेज, ये 2 पेज को छोड़ के ही कल से जब हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन बनाएंगे तो उसके बाद बनाना, बीच में मत घुसा देना क्वेश्चन, क्योंकि मुझे और भी चीजें लिखानी है। आप ये मत सोचो कि ये खत्म हो गया है, कारण ये मैंने आपको लिखाया है जब किसी पर्सन, एक मिनट बस, जब किसी पर्सन की एज 60 से कम है, अगर किसी पर्सन की एज 60 से ज्यादा हो, 80 तक हो तो उसके लिए अलग है, और किसी पर्सन की एज 80 से ज्यादा हो तो अलग है। और जो पूरे मार्केट में बवाल मचा के रखा है 115 बीएससी, जो आप लोग बहुत सुन रहे हो कि भैया 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, आप लोग पुराना पढ़ते हो, आप लोगों के लिए अलग है, आप लोगों के लिए अलग है। ठीक है, आप लोगों के लिए 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, वो मैं आप लोगों को अलग से लिखा के सिखाऊंगा, तो यहीं पर मत घुसा देना सब चीज। ठीक है, क्वेश्चंस 2 पेज छोड़ दो कंसेप्ट के लिए, मतलब लिखने के लिए, क्वेश्चंस बाद में। ठीक है, चलो बाय बाय, हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्स। ठीक है।